प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से देखिए आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेके आए। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ साथ आप लोगों के सामने टॉप 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सभी टॉप 10 क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। यानी अगर आप नए हैं तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ दोस्तों और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 72 है, इससे पहले पार्ट 71 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। या चैनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगी, तो उसमें भी बहुत ही शानदार और रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों फिगर से रिलेटेड है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मैं फिगर से रिलेटेड इस वीडियो में लाया हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर साल एग्जाम में आपके आता है दोस्तों। किसी भी टाइप का पूछ सकता है, इस टाइप का पूछ सकता है, या अगला जो करेंगे वो भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ये जो मिसिंग फिगर है, यहाँ पे जो मिसिंग आकृति जो गायब है, वो आकृति यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए, जो कट है। वहाँ की आकृति क्या है, कट हो गई है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना होगा कि यहाँ पे जो ये लाइनिंग दिख रही है, इस तरीके से ये लाइनें दिख रही हैं, तो वो कितनी है, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 लाइनें। कितनी लाइनें दोस्तों, 6 लाइनें। और कितनी लाइनें कटी हुई हैं, जैसे 3 लाइनें तो ऊपर पूरी ये 3 दिख रही हैं, बाकी 1 2 3 लाइनें कटी हुई हैं यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर 1 2 और ये 3 लाइनें इस तरीके से जानी चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। 3 लाइनें यहाँ पर ऐसे जाएंगी, और साथ साथ यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल कटा हुआ है, तो ये पूरा इस तरीके से होगा। यानी इतना राउंड इस वाले में जो आपका मिस है फिगर, वो वहाँ पे इतना राउंड होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से अगर आपका वर्क फिगर मिस है तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरीके से सर्किल होना चाहिए। और इसमें ये वाली जो लाइन है इस सर्किल से ऐसे होके जानी चाहिए। क्लियर है। और फिर ये दूसरी जो लाइन है वो सर्किल से थोड़ा सा ऐसे टच होकर के, मतलब थोड़ा सा अंदर ऐसे होकर के जानी चाहिए, और तीसरी सर्किल से बाहर ऐसे होकर के जानी चाहिए। ऐसे ही फिगर बनना चाहिए जो यहाँ पे मिस है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन ऐसा है। यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही लाइनें हैं और सर्किल अलग है। यहाँ पे तो कुछ लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई है, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तो उल्टा ही बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो यही देखिए आपका बिल्कुल सेम है, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना रहता, मिसिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी रहेगा दोस्तों इतना ही करना है, बहुत इजी होता है। बस थोड़ा सा दिमाग और आँख को फोकस करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा उससे हट के है, लेकिन इसमें भी फिगर को मिस किया है, फिगर को गायब कर दिया है। क्या कि ये पैटर्न क्या होगा, तो इसके पैटर्न को चलिए हम समझते हैं। क्या करेंगे, इसके रो को लेंगे। जैसे ये आपका एक रो है, इसमें 3 फिगर हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं 3 फिगर। तो यहाँ पे पहले फिगर में ध्यान देंगे तो 3 टांगें कितनी है, 1 2 3 टांगें, और इस 3 टांगों के ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है, और इस त्रिभुज में ऐसे लाइनिंग दिख रही होगी, और इधर एक छोटा सा ब्लैक कलर का सर्किल है इस साइड। चलिए ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो एक टांग है, और एक टांग पे ऐसे ही त्रिभुज है, वो भी ब्लैक कलर का, और इधर वाइट कलर का छोटा सर्किल है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्या है, 2 टांगें हैं और उस पर सफ़ेद कलर का त्रिभुज है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, पहला लाइन वाला त्रिभुज, दूसरा ब्लैक कलर का त्रिभुज, तीसरा वाइट कलर का त्रिभुज। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 टांग, 1 टांग, 2 टांग। अब देखिए 2 टांग ब्लैक कलर, 3 टांग लाइनें, 1 टांग आपका क्या है दोस्तों यहाँ पर वाइट कलर का त्रिभुज। यानी कि सब में क्या है, एक काला त्रिभुज है, एक सफ़ेद त्रिभुज है, और एक लाइनिंग वाला त्रिभुज है, और साथ साथ 2 टांग, 3 टांग और 1 टांग है, और साथ साथ इसमें जो है एक सफ़ेद कलर का सर्किल दिख रहा है छोटा सा, और 2 ठो ब्लैक कलर का है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर 1 टांग का मैटर खत्म हो गया, 2 टांग का मैटर खत्म हो गया, यानी कि नेक्स्ट 3 टांग होनी चाहिए। इतना तो कन्फर्म है, फाइनल है। ऑप्शन में देखिए 2 ऐसा ऑप्शन है, 1 और 3, जिसमें 3 टांग है। अब मैटर फंसता है, यहाँ पर सफ़ेद हो गया, यहाँ पे लाइनिंग हो गई, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर वाला आएगा। यानी ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तो कन्फ्यूज़न खड़ी कर रहा है, 1 होगा कि 3 होगा। लेकिन एक चीज़ अलग है, यहाँ पर देखिए वाइट कलर का सर्किल है, यहाँ पर ब्लैक कलर का छोटा सा सर्किल है, दिख रहा है। अब इस चीज़ को हमें नोट करना है कि यहाँ पर देखिए ब्लैक था, वाइट था, ब्लैक था, यानी 2 ब्लैक 1 वाइट। यहाँ पे वाइट था, ब्लैक था, ब्लैक था, यानी 2 ब्लैक 1 वाइट। अब यहाँ पर देखिए 1 ब्लैक 1 वाइट है, तो ये ब्लैक ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये क्या होगा, ब्लैक होगा। ये तो 100% कन्फर्म है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत दोस्तों? हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चूंकि ये देखिए एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ऊपर वाला देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो यहाँ पर ये राइट साइड था,
तो यहाँ पर ब्लैक कलर का लेफ्ट साइड होगा। देखिए लेफ्ट साइड है ब्लैक कलर का इस साइड, ये तो वाइट है वैसे ही नहीं होता, लेकिन ये भी पैटर्न जानना है कि राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा। तो ये लेफ्ट ही साइड होगा, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लीपा पोती ज़्यादा होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये काउंटिंग फिगर का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए इसमें इसको करने से पहले एक छोटी सी बहुत छोटी सी कंसेप्ट समझेंगे इस टाइप का जो कि वायरल है, इसको भी समझेंगे। और एक और देखिए इस तरीके से नंबरिंग करके इन दोनों को जोड़ लेंगे 3, इस फिगर में 3 त्रिभुज। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, एक ऐसा त्रिभुज होगा, ऐसा इस तरीके से। इसमें त्रिभुज की संख्या देखिए 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, यानी जब भी ऐसा फिगर है तो इसमें 5 त्रिभुज। अब चलिए इसमें चलते हैं। देखिए ये आपका एक है, बिल्कुल सेम यही पलट करके दिखाया है, तो इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। अब इस साइड देखिए कॉर्नर पे ये 3 त्रिभुज वाला है, इस साइड कॉर्नर पे ये भी 3 त्रिभुज वाला है, इस साइड कॉर्नर पे ये भी 3 त्रिभुज वाला है। तो कितने हो गए, 5 3 8 3 11, 11 3 14। क्या दोस्तों आंसर हो गया? नहीं, आंसर नहीं हुआ। अब ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हमसे छूट ही रहा है, यानी +1 15। ऑप्शन देखिए कौन सा, 15 ऑप्शन नहीं है। चलिए इस 12 को बना लीजिए, मिस प्रिंट हुआ है, 15 ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ठीक, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेन डायग्राम का जब भी क्वेश्चन रहे तो दोस्तों सबसे पहले हमें नामों को पढ़ना है, और उन नामों पे ये दिमाग लगाना है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, इनमें रिलेशन क्या है, संबंध किस टाइप का, उस हिसाब से ही हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये जो चारों ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पुरुषों दिया हुआ, पिताओं दिया हुआ, वकीलों दिया हुआ। पुरुष देखिए, पुरुष है, ये क्या है, पुरुष, ये पिता है, ठीक, और ये वकील, 3 है। अब मुझको ये बताइए कि जो पुरुष होते हैं वो पिता होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या सभी पुरुष पिता होते हैं? आप कहेंगे कि नहीं, कुछ ऐसे होते हैं हमारे मोदी योगी जी जैसे, वो पिता नहीं होते हैं। तो क्या सभी पिता पुरुष होते हैं? हाँ, सभी पिता तो पुरुष होते हैं, क्योंकि औरतें तो पुरुष होंगी नहीं, औरतें तो पुरुष होती है, मतलब सॉरी, यहाँ पर कहने का मतलब ये कि जो पिता होते हैं वो औरतें तो होती नहीं हैं, तो पिता पुरुष ही ना होते हैं। तो जितने भी पिता होंगे, यानी कि पिता को क्या करेंगे, हम अंदर लेंगे। जैसे ये पिता वाला डायग्राम अंदर लेंगे और पुरुष वाला बाहर। सभी पुरुष जो है पिता नहीं होते, लेकिन सभी पिता पुरुष होते हैं। यानी कि ये हम डायग्राम नहीं बना सकते, पुरुष ऐसे है और पिता बाहर वाला। हालांकि इसमें भी आंसर आ जाएगा सही, लेकिन आपकी सोच ऐसी सही नहीं। एग्जामिनर आपकी सोच को परख रहा है, किस टाइप से आप सोचते हैं। तो आप अगर ऐसे सोचेंगे कि सभी पुरुष जो होते हैं वो पिता होते हैं, तो ये सोच आपकी गलत है, ये कहीं से सही नहीं होगा। क्योंकि सभी पुरुष पिता होते नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होती या जिनकी शादियां नहीं होती, ऐसे कुंवारे मर जाते हैं, तो वो कहाँ पिता बन पाते हैं, नहीं बन पाते। तो सभी पुरुष पिता नहीं होते। हाँ, जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं, ये तो लाजिम है, ये कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि औरतें तो पिता होती नहीं हैं। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, यानी कि ये वाला हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ अभी छूट रहा है, वकील। अब आपको मैं बताऊं, देखिए जितने पिता होते हैं सभी वकील नहीं होते, लेकिन कुछ पिता वकील होते हैं, यानी कि जो वकील बनते हैं वो पिता बनते हैं कि नहीं। तो सभी पिता वकील नहीं होते, लेकिन कुछ पिता का कुछ हिस्सा लेंगे वकील में से, पिता का कुछ हिस्सा वकील से ऐसे लेकर के बनाएंगे, ये आपका क्या हो गया, वकील, ब्लैक कलर वाला। और कुछ पुरुष भी वकील होते हैं, सभी पुरुष वकील नहीं होते, कुछ महिलाएं भी वकील होती हैं, कुछ पुरुष भी वकील होते हैं। ठीक है, तो इस बात पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए पुरुष का भी हिस्सा इसी में आ गया, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा पुरुष का भी आ गया और ये हिस्सा पिता का भी आ गया। यानी कुछ पिता भी वकील होते हैं, कुछ पुरुष भी वकील होते हैं। तो इस टाइप का जो डायग्राम है, देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब जब वेन डायग्राम कर ही लिए हैं तो चलिए सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि कथन है, अब जानते हैं सिलोजिज्म में कथन होता है, निष्कर्ष होता है और ऑप्शन दिए होते हैं, और निष्कर्ष से ही हमें ऑप्शन चूज़ करना रहता है। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को बिगर वेन डायग्राम की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ निष्कर्ष की सहायता से हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, भले पढ़ लीजिए। कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक थैले हैं। क्या कह रहा है, कुछ प्लास्टिक थैले हैं। आगे कह रहा है कोई थैला परिधान नहीं है, कोई थैला परिधान। पहले सेंटेंस कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक थैले हैं, फिर कह रहा है कि कोई थैला परिधान नहीं है। अब बहुत दिमाग मत लगाइए, मैं कह रहा हूँ इसमें, हालांकि बहुत सबसे ज़्यादा अगर रीजनिंग में कोई कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं तो कोई टॉपिक है तो वो सिलोजिज्म का होता है, आपको पता है। लेकिन मैं हर वीडियो में एक आध कुछ ना कुछ करा देता हूँ, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपको सारे क्वेश्चन के जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। अब इसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप सेकेंडों में इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए। आपने पढ़ लिया कि कुछ प्लास्टिक थैले और कोई थैला परिधान नहीं है।
यहाँ पर कह रहा है कि कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है। क्या कह रहा है? कोई प्लास्टिक परिधान नहीं। इस पर ध्यान ही मत दीजिए, अब इस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ निष्कर्ष पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है। आगे कह गई सारे प्लास्टिक परिधान हैं। जब भी ऐसा निष्कर्ष रहे जिसमें एक बात दूसरे बात को काटे, एक कहे हाँ एक कहे नहीं। पहला क्या कह रहा है कि सेंटेंस, ये सारी चीज़ें आपकी वर्ड सब कुछ एक होने चाहिए। जैसे प्लास्टिक परिधान है, यहाँ पर प्लास्टिक परिधान है, ये नहीं कि प्लास्टिक थैला दे दे, एक में प्लास्टिक परिधान दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक परिधान प्लास्टिक परिधान। तो कह रहा है कि कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है। दूसरे में कह रहा है सारे प्लास्टिक परिधान है, यानी कि एक निष्कर्ष दूसरे निष्कर्ष को क्या रहा है? काट रहा है, काट कर रहा है। काट, जब भी एक निष्कर्ष दूसरे निष्कर्ष को काटे तो इसमें क्या होता है? कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। ऐसा लगेगा कि पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है। तो इसलिए या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य होंगे, यानी एक भी सत्य हो सकता है, दो भी सत्य हो सकता है। अब इसको समझिए, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ। सपोज कीजिए एक अपराधी है। क्या है? एक अपराधी है, ठीक। उसको पुलिस ने पकड़ा। अपराधी है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो अदालत में जाएगा तब तो फाइनल होगा कि अपराधी है कि नहीं है। क्योंकि अपराधियों को भी बेल मिल जाती है, यानी छोड़ दिया जाता है, अपराध मुक्त कर दिया, और जो अपराधी नहीं होते हैं उनको फंसा करके जेल में डाल दिया जाता है। तो अब ये फाइनल नहीं है कि अपराधी है कि नहीं है। पुलिस ने इसको पकड़ा। अब इसकी जो है जज के सामने पेशी हुई। इसके पक्ष में एक वकील था और इसके विपक्ष में एक वकील था। जो पक्ष में था उसने जज साहब से कहा कि ये अपराधी नहीं है। क्या है? ये अपराधी नहीं है, और उसने गवाह सबूत भी देखा है। जज साहब ने देखा तो कहा कि हाँ ये तो अपराधी नहीं लग रहा है। जो उसके विपक्ष में था उसने कहा कि जज साहब ये अपराधी है। उसने भी गवाह सबूत देखा है, और जज साहब ने देखा तो कहा कि हाँ बिल्कुल ये अपराधी है। अब जज साहब कन्फ्यूज़ में पड़ गए, कह रहे कि ये अपराधी हो भी सकता है और अपराधी नहीं भी हो सकता है। अब पहला वकील कह रहा अपराधी है, दूसरा कह रहा नहीं है। अब किसकी बात पे माने? दोनों के पास गवाह सबूत भी हैं, तो मैटर फंस जाता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं। एक वकील दूसरे वकील की बात को काट रहा है। तो ऐसा ही कुछ ऐसा यहाँ पे बनता है निष्कर्ष। कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है, सारे प्लास्टिक परिधान है। वो अपराधी है, अपराधी नहीं है। तो जज साहब क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? तारीख पर तारीख देते हैं। पता चल गया? चलिए, तो या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को हम लोग मैथ की ट्रिक से करेंगे, जो आप समीकरण कक्षा 7-8 में पढ़ते हैं उसी ट्रिक से। कह रहा कि यदि ए बी सी प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिल करके, तीनों की आमदनी एक दिन की कितनी है? 150 रुपया। आगे कह रहा है जबकि ए और सी प्रतिदिन 94, कह रहा है कि जबकि ए और सी मिल करके रोज़ एक दिन में 94 रुपया कमाते हैं। बी और सी प्रतिदिन 76 कमाते हैं। कह रहा है कि बी और सी मिल करके 76 रुपया कमाते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये 1 है समीकरण, ये 2 है, ये 3 है। आगे कह रहा है कि बी और सी प्रतिदिन 76, तो सी प्रतिदिन कितना कमाता है? सी की इनकम पूछ रहा है कि एक दिन में कितना कमाता अकेला। अब ये समीकरण 3 को हम देखें, इसमें बी और सी है। अगर बी की आमदनी हम निकाल लें एक दिन में कितना कमाता है, तो इसी समीकरण में रख देंगे बी की वैल्यू, तो सी की निकल जाएगी। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे इसको ए प्लस बी प्लस सी को क्या हम ए प्लस सी प्लस बी नहीं लिख सकते? कोई तो दिक्कत नहीं होगी इस समीकरण में, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। सी बी को आपस में मैंने क्या किया, इधर का उधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी ए प्लस सी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी दोनों समीकरण इक्वल होंगे। यहाँ पर इक्वल दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्लियर है? अब ए प्लस सी की वैल्यू यानी समीकरण 2 से इसमें रख देंगे। ए प्लस सी की जगह कितनी है? 94 है। 94 प्लस बी बराबर 150। अब यहाँ से बी बराबर निकाल लेंगे 150 माइनस 94। अब घटाएंगे तो दोस्तों 6 इसमें का 50, यानी कि 56 हो जाएगा। 56 आ गया। अब यहाँ से हम 56 वैल्यू बी की रखेंगे इसमें, यानी कि बी प्लस सी बराबर कितना है? 76 है। समीकरण 3 देखिए, ये समीकरण 3। अब इसमें बी की वैल्यू हम 56 रख देंगे, प्लस सी बराबर 76, और सी बराबर क्या हो जाएगा? 76 माइनस 56, यानी कि 20 रुपया। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपया, यानी डेली सी कितना कमाता है? 20 रुपया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया, मैथ के फार्मूले से, मैथ के ट्रिक से दोस्तों सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कह रहे यदि त्रिभुज का अर्थ प्लस, चतुर्भुज का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ भाग, थीटा का अर्थ माइनस हो तो इस समीकरण का मान क्या होगा? हमें करना क्या है कि 64 लिख लेना, जो संख्या रहेगी उसको उतार लेंगे। और डॉलर को देखेंगे, डॉलर का अर्थ कह रहा है भाग, तो भाग बनाएंगे। फिर 8 संख्या तो लिख लेंगे।
फिर त्रिभुज आ गया, त्रिभुज का अर्ज कर रहा है प्लस तो प्लस बनाएंगे, 16 संख्या लिख लेंगे। चतुर्भुज का अर्ज गुणा कर रहा है तो इस चतुर्भुज की जगह गुणा बना देंगे, 4 संख्या लिख लेंगे। थीटा का तो माइनस है तो इस थीटा की जगह माइनस लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। अब बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को निपटाइए, चिन्हों में सबसे पहले भाग को, तो चिन्ह है ब्रैकेट है नहीं तो सबसे पहले भाग को निपटा लेते हैं। 8 से 64 में भाग देंगे तो 8 64 हो जाएगा, प्लस 16 गुणे 4 माइनस 3 उतार लेंगे। डायरेक्ट मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो नए बच्चे उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर दूसरा काम करना है, उसके बाद कहता है भाग के बाद गुणा निपटाइए, तो गुणा करेंगे, 8 को उतार लेंगे, प्लस लिखेंगे, 16 चौक को 64 लिख लेंगे और माइनस 3 लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जोड़िए, ऐड कीजिए, यानी कि 64 में अगर 8 जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। माइनस 3 सबसे लास्ट में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना यानी घटाना है, तो 69 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा। एक पुरुष ने अपने पुत्र की, ये क्या है, उसका पुत्र है, ठीक, इसकी तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा। किससे कहा, एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। क्या कह रहा पुरुष, इस बच्चे की जो माँ है यानी इसके पुत्र की जो माँ है, इसके पुत्र की माँ तुम्हारी माँ की यानी इस औरत की जो माँ है उसकी ये इकलौती पुत्री है। क्या कह रहा है ये पुरुष कि इस बच्चे की जो माँ है, जो तुम्हारी माँ है, उसकी इकलौती पुत्री है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए, बच्चे की माँ, यानी कि पुरुष कह रहा है कि ये पुत्र है, इस पुरुष का ये पुत्र ही नहीं बच्चा है, तो इस पुरुष का जब ये पुत्र है तो इसकी माँ इस पुरुष की क्या लगेगी, आप कहेंगे पत्नी लगेगी, पत्नी लगेगी। अब यहाँ पर इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री ये खुद औरत ही तो होगी, क्योंकि किसी की भी माँ की अगर एक बच्ची है तो वो खुद बच्ची ही इकलौती होगी, क्योंकि ये औरत ही की बात हो रही है, लड़के की तो बात हो नहीं रही है। तो इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री ये खुद औरत ही तो होगी। इस पे दिमाग पर जोर डालिए, इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री ये खुद औरत ही होगी, यानी कि इस बच्चे की जो ये माँ है ये खुद औरत है। यहाँ पर इक्वल्स टू का मैं निशान लगा देता हूँ, यानी ये औरत बराबर ये माँ, ये औरत बराबर ये माँ, ये औरत बराबर ये माँ, यानी इस बच्चे की ये औरत क्या थी, माँ थी। तो ये पुरुष की पत्नी पहले ही साबित कर चुके हैं, तो ये औरत क्या होगी, पत्नी होगी। क्वेश्चन भी कह रहा है कि बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो पुरुष की ये औरत क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। इसमें मैं दिशा और दूरी का पहले ज्ञान दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत कहीं ना महसूस हो। दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चलिए, उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम कहते हैं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को हम कहते हैं दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं उत्तर पश्चिम। ये होता है दिशा। इतने ही में इस दिशा और दूरी के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, एक्स वाई जेड जितने भी, सब सॉल्व हो जाते हैं और इसी ट्रिक पे ही सॉल्व होते हैं, कोई दूसरी नहीं लगती। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सटासट सॉल्व करते हैं। कह रहे कि रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। रामू क्या कह रहा है, यहाँ पे रामू है, उत्तर की ओर कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर। देखिए दिशा का भी ज्ञान दिया हूँ, वही चीज़ बस देख करके चलना है हमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा हूँ फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर का मतलब इस साइड, कह रहा है कि 5 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि और फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। दक्षिण का मतलब नीचे, दक्षिण की ओर क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर चला। क्लियर। और फिर कह रहा है पूरब की ओर 8 किलोमीटर चला। पूरब की ओर 8 किलोमीटर कैसे चलेगा, जैसे मान लीजिए कि इतना चलेगा तो 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये 5 था तो ये दूरी भी 5 होगी कि नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक की। बाकी अभी 3 और चलना पड़ेगा तब तो 8 होगा, क्योंकि पूरब की तरफ यही दिशा पूरब की है, तो पूरब की तरफ 8 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पे 3 चलेगा, तब 5 3 8 हो जाएगा। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। अब पहुँच गया यहाँ पे बंदा, ठीक। अब एक चीज़ और नोट कीजिए, जब ये 5 है तो ये क्या होगी दूरी, इतनी, ये भी 5 हो जाएगी। जब ये 5 हो गई और ये पूरी 15 है तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये इतनी दूरी, तो आप कहेंगे कि ये 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे कह रहा है फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर अपने कार्यालय पहुँच गया। क्या कह रहा है कि फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर कार्यालय पहुँच गया। तो दाईं ओर मुड़ेगा, देखिए पूरब साइड जा रहा था यहाँ पे, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो ये नीचे आएगा,
नीचे आएगा 10 किलोमीटर चलेगा। तो ये देखिए पहले ही हमने साबित कर दिया कि ये दूरी 10 है। तो 10 किलोमीटर जब यहाँ पे नीचे की ओर चलेगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर इसके सामने हो जाएगा। जो घर से चला था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके सामने ये ऑफिस का जो हिस्सा हो जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि ये भी 10 है और इसके सामने ये भी 10 है। तो 10 होंगे दम बराबर हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगी दूरी, ये पूछ क्या रहा है पहले वो देखिए। कह रहा है कि शुरू के बिंदु से उस कार्यालय कितनी दूर और किस दिशा में है। शुरू का बिंदु यानी ये बिंदु शुरू वाला था, पूछ रहा है कि शुरू के बिंदु से उसका कार्यालय की दूरी क्या है, ये दूरी पूछ रहा है। तो ये ऊपर 3 था, आयत बन गया। देखिए ये 10 था तो ये भी 10, ऊपर 3 है तो नीचे भी ये 3, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा यही होगी जो उसका शुरुआती बिंदु है, उसकी दिशा कार्यालय की, कार्यालय इधर था तो ये दिशा कौन सी होगी, पूरब होगी। यानी 3 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर पूरब, ऑप्शन 2 इज द राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बता दूं, इसका 2 तरीका है। एक तो मैं तरीका इसमें बताऊंगा थोड़ा हाई लेवल से, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, हाई लेवल से नहीं सॉरी, इजीली ही बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और उसका ये लास्ट में ये भी तरीका बताऊंगा कैसे इसको सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए क्या कह रहा है कि एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की एक कतार में, यदि काउंटर में से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है। कह रहा है कि एक काउंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, एक काउंटर में इस तरीके से 13 व्यक्तियों की एक कतार है। कह रहा है कि यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री हो, यानी इसमें पुरुष और स्त्री, ये 13 जो व्यक्ति हैं 1 से लेकर के 13 तक, इसमें पुरुष भी हैं और स्त्री भी हैं। हर दूसरा व्यक्ति क्या हो, स्त्री हो, यानी कि यहाँ पर भी ये भी स्त्री हो सकता है 2 नंबर, तो हर दूसरे पर आएगा, यानी कि 4 नंबर फिर स्त्री होगा, फिर 6 नंबर भी स्त्री होगा, फिर 8 नंबर भी स्त्री होगा। तो इस तरीके से हर दूसरा व्यक्ति। लेकिन आगे देखिए कुछ और कह रहा है, हो सकता है दूसरा ना हो कुछ और हो, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि हर दूसरा व्यक्ति को स्त्री हो तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियाँ ही हैं, तो कतार में कुल कितने पुरुष है। कह रहा है कि प्रारंभ में और अंत में स्त्रियाँ ही हैं, यानी कि पहले नंबर वाली भी स्त्री है और लास्ट नंबर वाली भी, यानी अंत वाली भी स्त्री है। तो हर दूसरा व्यक्ति जब स्त्री होगा, तो जब पहले ही नंबर की स्त्री हो गई तो ये तीसरे नंबर की स्त्री होगी, 5वें नंबर की स्त्री होगी, यानी हर दूसरा व्यक्ति क्या होगा, स्त्री होगा, 7वें नंबर की स्त्री होगी, 9वें नंबर की स्त्री होगी, 11वें नंबर की स्त्री होगी और 13वें नंबर की स्त्री होगी। तो कह रहा पुरुषों की संख्या, बाकी जो बच्चे हैं 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे, 10 नंबर पे और 12 नंबर पे पुरुष होंगे। तो टोटल कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष। वही पूछ रहा था पुरुषों की संख्या। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्या एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। एग्जाम में ऐसी गलती, ऐसा पाप मत करना कि इसे लिख फिक करके करना है। करना क्या है, आपको लिखना है 13। क्या लिखना है, 13। और कहे कि 13 व्यक्तियों में हर दूसरा व्यक्ति क्या है, स्त्री है, तथा कतार के प्रारंभ और अंत में स्त्री ही हो। जब कहे कि प्रारंभ में और अंत में, तो आप समझ जाइए कि पहला और तीसरा स्त्री होंगे। तो हर दूसरा व्यक्ति जब स्त्री है तो जितने भी इसमें विषम नंबर होंगे, यानी कि 1 3 5 7, ये लिखना नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, दिमाग में ये सारी चीज़ें सोचनी है। जितने भी विषम संख्याएँ, विषम नंबर होंगे, वह सभी स्त्री होंगे कि नहीं होंगे, और पुरुषों वाले सम होंगे। अब 1 से लेकर के 13 तक सम नंबर कितने हैं, अपने दिमाग में तुरंत बैठा लीजिए। 13 जितना है उसका आधा करिए, आधा करेंगे तो 6.5 होगा, तो उसको पूरा कर दीजिए। मतलब ये 7 और 6 के भाग में बांटेंगे आधा आधा, तो 7 और 6 के भाग में टूटेगा। तो उस हिसाब से आपको सोचना है। जो कम वाला नंबर होगा 6, वो सम संख्या होगी। कितनी होगी, वो सम संख्या होगी, यानी यही पुरुषों की संख्या। ऑप्शन 6 जो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर दिया हुआ है वही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सोच करके सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।